एंकर है और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला किया है। राजस्थान में सरकार जाति आधारित सर्वे करवाएगी। राजस्थान में जातिगत सर्वे शुरू करने के आदेश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से इसे लेकर बयान भी सामने आए हैं और सीएम ने कहा है कि सर्वे कराना हमारा काम है, हम सर्वे कराएंगे। बिहार की तरह ही राजस्थान में भी जातिगत सर्वे कराए जाएंगे। जातिगत आधारित सर्वे राज्य सरकार की ओर से होंगे, लेकिन इनका इंप्लीमेंटेशन जातिगत जनगणना कराना केंद्र सरकार का काम है। तो ट्वीट करते हुए ये बयान सामने आए हैं कि राजस्थान में भी बिहार की तरह जातिगत सर्वे कराया जाएगा। अब सवाल ये उठते हैं कि अगर ये सर्वे कराए जाते हैं तो इससे किसको क्या और कितना फायदा पहुंचेगा और किसे इस सर्वे के बाद नुकसान होगा। तो कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐलान किया था जातिगत जनगणना करवाने का। राज्य सरकार अपने संसाधनों से जातिगत सर्वे करवाएगी। सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक संबंधित आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे। इस कार्य के लिए जिला कलेक्टर नोडल अधिकारी होंगे। सर्वेक्षण कार्य के लिए नोडल विभाग प्रश्नावली तैयार करेगा। सूचनाओं और आंकड़ों को ऑनलाइन फीड करना होगा। आईटी विभाग राजस्थान विशेष मोबाइल ऐप बनाएगा और इन तमाम अलग अलग प्रोसेस के जरिए, प्रतिक्रियाओं के जरिए सर्वे कराए जाएंगे। तो एक बड़ा दाव मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से चुनाव से ठीक पहले एक सबसे बड़ा ऐलान, जिसे मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है कि जिस तरीके से बिहार में जातिगत सर्वे किया गया है, राजस्थान में भी हम जातिगत सर्वे कराएंगे। तो राजस्थान की कांग्रेस सरकार जाति आधारित सर्वे कराएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के अपने संकल्प पर काम कर रही है। @NINC इंडिया ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये ट्वीट जारी करते हुए बयान और ऐलान किया गया है कांग्रेस की ओर से कि बिहार की तरह ही राजस्थान में भी कांग्रेस सरकार जाति आधारित सर्वे कराएगी। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये लिखा गया है इस ट्वीट के जरिए। और कहा जा रहा है कि बिहार की तरह ही राजस्थान में भी जातिगत सर्वे कराए जाएंगे। कोर्ट तक में बहस हो चुकी है। हाई कोर्ट में फैसला आ गया है, बिहार गवर्नमेंट के पक्ष के अंदर आ गया है। तो वही मॉडल हम अपना रहे हैं जो बिहार गवर्नमेंट ने किया है। वही मॉडल जो है राजस्थान में अडॉप्ट करेंगे। सर्वे होगा, ठीक है। सेंसस जो होता है जनगणना, वो भारत सरकार ही करा सकती है, वो राज्य सरकार करा नहीं सकती है। ये खाली सर्वे हो रहा है, परिवारों का सर्वे हो रहा है। आर्थिक स्थिति मालूम पड़ जाएगी साथ के अंदर। चुनाव से पहले सीएम गहलोत का मास्टर स्ट्रोक। 3 जिले नए बनाने की घोषणा करी हम, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड आ गई थी उनकी। नए जिलों का ऐलान और जातीय जनगणना का दौर। आंकड़ों से किसे फायदा, किसे होगा नुकसान। कांग्रेस के कदम के बाद विपक्ष में भी उठी मांग। कांग्रेस कोर कमेटी के लंबे मंथन के बाद सीएम गहलोत ने साफ कर दिया कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसकी उतनी भागीदारी भी होनी चाहिए। कि जनसंख्या जाति वाइज बिहार के पैटर्न पर, क्योंकि इसमें संविधान की कई बात आती है। सुप्रीम कोर्ट तक भी इसमें अपने कमेंट दे चुके हैं। उन सब बातों का ख्याल रखते हुए हम जनगणना जाति वाइज करवाना शुरू करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये जनगणना होना इसलिए आवश्यक है कि सरकार अपनी योजना बनाते वक्त ध्यान रख सके। सोशल सिक्योरिटी की बात करते बार बार, वो तभी लागू हो सकती है तो मालूम पड़े
कि जाति वाइज क्या स्थिति है, क्या उनके लिए योजना बन सकती है। हमारे महाधिवेशन कांग्रेस का, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी महाधिवेशन, उसके अंदर जो प्रस्ताव पास हुआ उसके आधार पर हमने तय किया है राजस्थान सरकार भी बिहार की तरह जातिगत जनगणना करवाएगी और उसके बाद में राहुल गांधी जी बार बार कह रहे जितनी जिसकी जो जनसंख्या है उसकी भागीदारी उतनी होनी चाहिए। इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे, इसलिए हमने तय किया है कि राजस्थान सरकार जो है उस मैंडेट को सामने रख करके, कांग्रेस मैंडेट को, आज हम सब ने सर्वसम्मति से बात करी है कि राजस्थान सरकार इस अभियान को घोषित करे। हमारी जो मंशा है पार्टी की वो सामने लाएं। दरअसल राजस्थान में जातीय जनगणना पहले भी हो चुकी है। 1931 में ऐसी ही जनगणना हुई थी। उस वक्त का राजपूताना एजेंसी और अजमेर को मिलाकर जातिगत जनगणना की गई थी, जिसे संयुक्त रूप से आज का राजस्थान माना जा सकता है। आपको राजस्थान में 1931 में हुई राजस्थान में जातीय जनगणना की जानकारी ठीक से देते हैं। (1931) की जातीय जनगणना। राजस्थान में जातीय जनगणना 1931 में हुई थी। 1931 में राजस्थान की आबादी 1,17,86,000 थी। 1931 की जनगणना में 393 जातियों की गिनती हुई थी। 9 जातियों की आबादी 3 लाख से 10,72,000 के बीच थी। 13 जातियों की आबादी 1 लाख से 3 लाख के बीच थी। 54 जातियों की आबादी 10,000 से 50,000 के बीच थी। 215 जातियों की आबादी 1,000 से भी कम थी। 215 जातियों की कुल आबादी 44,863 थी। दरअसल 1931 की जातीय जनगणना के मुताबिक जाट समुदाय की आबादी 10,72,000, ब्राह्मणों की आबादी 8,81,000, चर्मकार समुदाय की आबादी 7,82,000, भील जाति की आबादी 6,64,000, राजपूतों की आबादी 6,60,000, मीणा समुदाय की आबादी 6,12,000, गुर्जर समुदाय की आबादी 5,61,000, माली समुदाय की आबादी 3,83,000, कुम्हार जाति की आबादी 3,73,000। हालांकि बीजेपी इस मामले में अपना स्टैंड अभी तक पूरी तरीके से क्लियर नहीं कर पाई है। फिलहाल जातिगत जनगणना की मांग को लेकर कांग्रेस मुखर है और कांग्रेस जातीय जनगणना को अपने चुनावी वादे में शामिल कर रही है। इससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब देखना यह होगा कि बीजेपी इस मामले को कैसे हैंडल करती है या फिर ओबीसी वर्ग के टिकटों को कितना प्रतिनिधित्व देती है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और रुक करेंगे इस बीच मिल रही बड़ी खबर का। बीजेपी से बड़ी खबर है, राजस्थान के रण में बीजेपी के कई दिग्गज नेता एक साथ उतरेंगे। दिग्गज नेता संभाग स्तरीय बैठक लेंगे। धर्मेंद्र प्रधान जयपुर में संभाग स्तरीय बैठक करेंगे, तो वहीं प्रहलाद जोशी भरतपुर में संभाग स्तरीय बैठक लेंगे। बीएल संतोष बीकानेर में संभाग स्तरीय बैठक लेंगे। चुनाव को लेकर खास रणनीति तैयार की जाएगी, फीडबैक लिए जाएंगे, लोगों से बातचीत की जाएगी, मंथन किया जाएगा कि कैसे राजस्थान की में बीजेपी की वापसी हो सके, सत्ता में वापसी हो सके, कांग्रेस की सरकार को कैसे उखाड़ फेंकना है, कैसे किला फतेह करना है। इन तमाम बातों को लेकर खास चर्चा की जाएगी। महेश दाधीच सहयोगी इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, दिग्गज नेता संभाग स्तरीय बैठक कर रहे हैं, क्या अपडेट इसे लेकर और क्या लग रहा है कितना महत्वपूर्ण ये बीजेपी के लिए?
देखिए, बिल्कुल राजस्थान में विधानसभा चुनाव की रणभेरी कभी भी बच सकती है, क्योंकि अब आचार संहिता लगने में कुछ ही दिनों का जो इंतजार, या कह दीजिए कि कभी भी जो है वो ये इंतजार खत्म हो सकता है। लेकिन इससे पहले जो दोनों ही दल हैं, महत्वपूर्ण तौर पर बीजेपी और कांग्रेस, दोनों ने अपनी ताकत पूरी चुनाव में झोंक रखी है। और बीजेपी की मैं बात करूं तो यहां पर पार्टी ने अब पहले प्रदेश स्तरीय नेताओं को जी जान से इसमें जुड़ जाने की बात कही थी, तो अब केंद्रीय मंत्री भी जो हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं, लगातार दौरे कर रहे हैं, साथ ही में पार्टी को एकजुट करने और साथ ही में यहां के जो कार्यकर्ता हैं उनमें जोश फूंकने का काम कर रहे हैं। आज यहां पर धर्मेंद्र प्रधान आ रहे हैं, जो संभाग स्तरीय बैठक यहां पर लेने वाले पार्टी पदाधिकारियों के साथ ही में उनका सोशल मीडिया के जो प्रकोष्ठ है उससे भी चर्चा करने का कार्यक्रम रखा गया है। यानी कि पार्टी जो है वो हर मोर्चे पर खुद को मजबूत करना चाहती है और इसी लिहाज से किसी भी तरह की कोर कसर जो है वो नहीं छोड़ना चाहती है। आज धर्मेंद्र प्रधान जब आएंगे तो कहीं न कहीं जो टिकटों से पहले जो मंथन है, जो सुझाव हैं, वो भी यहां पर लेंगे, क्योंकि अभी बीजेपी का बीते एक पखवाड़े से यही चल रहा था कि कभी भी किसी भी समय में टिकटों की जो घोषणा है वो हो सकती है। 10 दिन पहले तो ये भी कहा जा रहा था कि पूरी तैयारियां कर ली गई थी, लिस्ट तैयार थी, लेकिन अभी तक जो वो लिस्ट है सामने नहीं आई है। कई पैरामीटर्स है जिन पर कि बीजेपी विचार मंथन कर रही है। कुछ वजह ऐसी भी रही है जिस कारण से जो है सूची को रोका गया है, लेकिन फिलहाल जो है सबसे बड़ा इंतजार जो पार्टी के कार्यकर्ताओं को है वो इसी बात का बना हुआ है कि पार्टी जो है वो पहली सूची कब जारी करने वाली है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पहली सूची में जो करीब 80 के आसपास जो नाम होंगे वो ऐसे नाम होंगे जहां पर कि पार्टी जो है खुद को मजबूत स्थिति में मान रही है, और उसके बाद में एक रणनीति के तहत जो है अलग अलग सूचियां जो है वो यहां पर जारी होगी। लेकिन इससे पहले पूरी तरह से फीडबैक जो है उम्मीदवारों को लेकर के कर लिया जाना चाहिए, और यही चाहती है पार्टी। इसी कारण से जो तमाम बड़े दिग्गज नेता है पार्टी के वो यहां पर पहुंच रहे हैं जयपुर में, और लोगों से फीडबैक लेंगे, साथ में पार्टी के जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं उनसे फीडबैक लेंगे, चर्चा करेंगे, और जो भी नाम फाइनल होने वाले हैं उन पर जो मोहर लग रही है उससे पहले एक बार पूरी तरह से सेटिस्फाई जो है वो हो जाना चाहते हैं। आज संभाग स्तरीय जो बैठक रहने वाली है उसमें भी कमोबेश पार्टी की जो चुनावी तैयारियां हैं उस पर चर्चा रहेगी, किस तरह से पार्टी जो है चुनाव में किन मुद्दों को लेकर के उतर रही है कांग्रेस के सामने, क्योंकि किस तरह की मजबूती के साथ जो है पार्टी उतरेगी। कांग्रेस एक तरफ जो है अपनी मौजूदा सरकार की उपलब्धियों के गिना रही है, तो ऐसे में बीजेपी के लिए जो है अपने आप को यहां पर साबित करना, और साथ ही में जो एंटी इनकम्बेंसी की बात जिस तरह से कांग्रेस ने कही है कि कहीं नजर नहीं आती है, उस बात को कहीं न कहीं साबित करना जो है वो बीजेपी के लिए भी यहां पर काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस लिहाज से कहा जा सकता है कि पार्टी जो है वो फिलहाल अपनी जोर जुगत में है, और इसी को लेकर के जो दिग्गज नेता है वो यहां पर जयपुर में पहुंच रहे हैं, राजधानी में, और लगातार जो कार्यकर्ता हैं उनसे संवाद कर रहे हैं। चर्चा लगातार जो है यहां पर बीते दिनों में भी देखने को मिली है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के भी जो है यहां पर आने का कार्यक्रम था, हालांकि किसी वजह से 9 और 10 अक्टूबर का जो कार्यक्रम था वो रद्द हो गया, लेकिन फिलहाल यहां पर आज के दिन में धर्मेंद्र प्रधान रहेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में, और चुनावी तैयारियों को लेकर के एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। जैसा कि आप बता रहे हैं, कई बातें इसमें शामिल रहने वाली हैं, फिर चाहे वो चुनावी रणनीति की बात करें या फिर टिकट वितरण को लेकर जो मंथन किया जाना, या फिर सोशल प्लेटफॉर्म पर कैसे पार्टी को रखा जाए, इन तमाम बातों को लेकर जिक्र किया जाएगा, चर्चा की जाएगी। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया महेश आपका तमाम जानकारियों के लिए। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है, कांग्रेस ईआरसीपी पर बीजेपी को घेरने की तैयारी करेगी। आज पीसीसी वॉर रूम में रणनीति तैयार की जाएगी। कांग्रेस कोर कमेटी के साथ 13 जिलों के नेता आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट समेत सभी नेता इसमें मौजूद रहने वाले हैं, जो ईआरसीपी को लेकर बीजेपी को घेरने के लिए रणनीति तैयार करेंगे। इस टर्न राजस्थान में कांग्रेस जन आंदोलन छेड़ेगी, बीजेपी को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश की जाएगी। तो ईआरसीपी जो लगातार पूर्वी राजस्थान का एक बड़ा मुद्दा रहा है, और इसी मुद्दे को लेकर अब बीजेपी को घेरने के लिए खास रणनीति कांग्रेस की ओर से तैयार की जानी है। इसी को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक होगी जिसमें तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल रहेंगे। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस बैठक में शामिल रहने वाले हैं, डोटासरा शामिल रहेंगे, और सचिन पायलट भी इस बैठक में हिस्सेदारी निभाएंगे। रणनीति तैयार की जाएगी कि कैसे ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेरा जाए। सहयोगी बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ईआरसीपी एक बड़ा मुद्दा बाबूलाल, और अगर इसे लेकर बीजेपी को कांग्रेस घेरती है तो नुकसान हो सकता है आगामी चुनाव में। खास रणनीति तैयार की जानी है, बैठक की जानी है, क्या जानकारी?
जी बिल्कुल, और थोड़ी देर बाद में नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू होगा पीसीसी वॉर रूम। और ये जो इश्यू है ये बहुत ही संवेदनशील मामला है पूरे ईस्टर्न राजस्थान के 13 जिलों के लिए, जहां की जनता बाढ़ हो रही थी कि कोई भगीरथ आएगा और इस इलाके में या सीपी लेके आएगा। लेकिन पिछले 5 साल में सिवा बयानबाजी के अलावा कोई ज्यादा काम नहीं हुआ। हालांकि गहलोत सरकार ने 12,000 करोड़ रुपया सैंक्शन किया है, डैम भी बन रहे हैं, लेकिन इसको राष्ट्रीय परियोजना का जो दर्जा मिल जाना चाहिए था उस पर एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा जा सका। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में जो इंटर स्टेट वाटर ट्रीटी है उस पर भी कोई काम नहीं हो पाया। उल्टा मध्य प्रदेश के कैचमेंट एरिया में, यानी गांधी सागर के कैचमेंट एरिया में जो पानी आता था राजस्थान में, तो वहां पर भी मध्य प्रदेश ने डैम बना लिए हैं और अब उन्होंने अपनी सिंचाई का रकबा भी काफी बढ़ा लिया है। लेकिन राजस्थान देख रहा है कि कुछ मदद केंद्र की ओर से हो जाए तो इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिल जाए तो फिर 13 जिलों की प्यास भी बुझाई जा सकती है और सिंचाई के लिए पानी भी लाया जा सकता है। तो ये इश्यू 5 साल से गर्मा रहा है। 2018 में जब वसुंधरा राजे की सरकार की विदाई हुई थी उसके बाद से इस इश्यू को कांग्रेस ने पकड़ लिया और अशोक गहलोत कहते रहे कि कोई अच्छी योजना है तो उसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए। तो 5 साल में न जाने कितने रैली जलते हुए पूरे 13 जिलों में, और कांग्रेस पार्टी ने अब चुनाव में इसको सबसे बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी कर ली है। और यहाँ का जो किसान है, यहाँ के जो लोग हैं, उनको साथ लेकर के बीजेपी को घेरने की रणनीति आज बनने वाली है। सभी 13 जिलों के जो नेता हैं उनको बुलाया गया है। साथ ही जो दूसरे नेता हैं, जो कोर कमेटी है कांग्रेस पार्टी की, वो भी इसमें शरीक होगी और किस तरह से आम जनता के बीच में भावनात्मक रूप से इसे प्रचारित करके और कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना के और चुनाव की तरफ फतह किया जाए, इस पर रणनीति बनेगी। गांव-गांव जाएगी कांग्रेस पार्टी, तमाम वर्गों को साथ लेगी और बीजेपी को घेरेगी और ये कहेगी कि केंद्र सरकार ने सहयोग नहीं किया, केंद्र के जल शक्ति मंत्री ने कोई पहल नहीं करी, राजस्थान के साथ राजनीति हुई है और राजस्थान की जनता जो है ये खामियाजा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, इसलिए कांग्रेस को जिताना पड़ेगा। और कांग्रेस जीती तो अपने दम पर, सरकार बनने पर अपने दम पर इस ईआरसी भी बनाएगी। तो इस तरह का राज छेड़ा जाएगा। चुनावी मुद्दा सबसे बड़ा बनने वाला ईआरसीपी का। कांग्रेस ने इस इलाके में पिछली बार सुपड़ा साफ कर दिया था बीजेपी का, उस जीत को बरकरार रखना चाहती है। उसे लगता है कि इस बार भी वैसी जीत अगर ईस्टर्न राजस्थान से मिल जाए तो फिर उसकी सरकार बन सकती है। इसलिए पूरी राजस्थान के मतदाताओं के दिलों में अपनी पैठ को और गहरा करने के लिए कांग्रेस पार्टी आज प्लान बनाएगी, ऐलान करेगी किस किस तरह से इनकी यात्रा होगी, कहां कहां पर बड़े सम्मेलन कराए जाएंगे, किन किन वर्गों से इनका संवाद होगा और कैसे जो है वोटर चुनाव के दिन तक ईआरसीपी को दिमाग में बनाए रखे। और बाबूलाल, ईआरसीपी को अगर वोटर्स दिमाग में बनाकर रखते हैं तो भी कांग्रेस को बड़ा फायदा मिल सकता है, क्योंकि ईआरसीपी वो मुद्दा है बाबूलाल जिसे लेकर लगातार राजनीति होती रही है, लोगों को गुमराह किया जाता रहा है और हमेशा दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के पाले में गेंद डालने की कोशिश करती रही हैं। अब देखना है कि किस तरीके से कांग्रेस बीजेपी को घेर पाती है। बहुत शुक्रिया बाबूलाल आपका तमाम जानकारियों के लिए। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। डूंगरपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आज मिस्त्री का डूंगरपुर दौरा है। 11 बजे डूंगरपुर पहुंचेंगे मधुसूदन मिस्त्री, कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर खास चर्चा भी की जाएगी। तो लगातार तैयारियां तेज कर दी गई हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि कुछ ही समय में चुनाव के तारीखों का ऐलान भी हो सकता है और हफ्ते भर में आचार संहिता भी लग सकती है। और यही वजह है कि मधुसूदन मिस्त्री का दौरा भी बेहद महत्वपूर्ण है, जब वो कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करेंगे। जयेश पवार सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयेश, एक और महत्वपूर्ण दौरा मधुसूदन मिस्त्री का, क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं आज? देखिए, जो आचार संहिता कभी भी लग सकती है, चुनाव नजदीक है, ऐसे में जो कांग्रेस के नेताओं के दौरे डूंगरपुर जिले में तेज हो गए हैं और जो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाने के लिए सभी नेता जुट गए हैं। इसी सिलसिले में कांग्रेस के एआईसीसी सचिव और
राजस्थान के पर्यवेक्षक मधुसूदन मिस्त्री का आज डूंगरपुर दौरा है। करीब 11 बजे मधुसूदन मिस्त्री सर्किट हाउस पहुंचेंगे, जहां पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष वल्लभराम पाटीदार सहित कांग्रेस के नेता उनका स्वागत करेंगे। इस दौरान जो दावेदार हैं वो भी वहां पहुंचेंगे और मधुसूदन मिस्त्री से मुलाकात करके और अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे और टिकट की दावेदारी करेंगे। लेकिन इस पूरे मामले में खास बात यह है कि जो पर्यवेक्षक जो मिस्त्री हैं वो आला अधिकारी जो कांग्रेस के आला नेता हैं उनसे बंद कमरे में बात करेंगे और पूरे चारों डूंगरपुर जिले की चारों विधानसभा चुनाव में वर्तमान में जो स्थिति है, कौन दावेदार मजबूत है और कितने आवेदन एक एक विधानसभा पर आए, इन सभी चीजों को लेकर के बंद कमरे में चर्चा की जाएगी और जो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के रणनीति और टिकट वितरण को लेकर उस पर मंथन होगा। जी बिल्कुल जयेश, बेहद महत्वपूर्ण ये मंथन भी आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। जयपुर से बड़ी खबर है, बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश में बढ़ते महिला अपराधों का विरोध किया जा रहा है। बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल इसे लेकर ज्ञापन सौंपेगा। राज्यपाल कलराज मिश्र को आज ज्ञापन दिया जाएगा। बीजेपी पदाधिकारी, सांसद और विधायक भी एक साथ इस प्रदर्शन में शामिल रहने वाले और मिलकर ज्ञापन सौंपेंगे। तो महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है और इसी को लेकर एक और प्रदर्शन बीजेपी की ओर से। और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय के खिलाफ जोधपुर में मुकदमा दर्ज हुआ है। परवादी दिनेश कुमार जोशी ने राहुल गांधी के फोटो में रावण जैसा उन्हें दिखाने और सनातन धर्म के अपमान का आरोप लगाया है। अब 9 अक्टूबर को मामले पर सुनवाई होगी। तो वहीं जयपुर में बीजेपी नेता अलका गुर्जर ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने बिना बजटीय एलोकेशन कई घोषणाएं की हैं। उन्होंने राजस्थान में रेवड़ी बांटने का नया ट्रेडिशन शुरू किया है। देखिए, ये थोथे आंकड़े वो कहां से लाते हैं? पहले 10 में भी नहीं है, पहले 10 में भी राजस्थान नहीं है। राजस्थान की स्थिति ये हो गई है कि अब जो सरकार आएगी उसके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगा बजटीय प्रावधान करना। कर्ज की जो सीमा होती है उस वहां तक ये कर्ज ले चुके हैं और अब प्राइवेट बैंकर्स से कर्ज ले रहे हैं। स्थिति ये है कि जो कोऑपरेटिव सेक्टर या ऑटोनॉमस सेक्टर्स हैं उनसे ऋण लेकर वो ये उन्हें मजबूर कर रहे हैं कि वो आगे ऋण लें। तो पूरी कहा जाए आर्थिक जो ताना बाना है राजस्थान का, ये पूरी तौर पर ध्वस्त कर चुकी है ये सरकार। और आने वाली सरकार के लिए निश्चित रूप से सबसे पहला काम इस चुनौती को स्वीकार करना होगा। इन्हें पता है ये तो आ नहीं रहे हैं, इसलिए ये रेवड़ियां भी बांट रहे हैं, घोषणाएं भी कर रहे हैं और जो चाहते हैं वो बोल रहे हैं। बोलने से किसी को कोई नहीं रोक सकता। और अब खबर क्रिकेट वर्ल्ड कप से जुड़ी आपको बताते चले। आज भारत अपना पहला मैच खेलेगा। चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में दोपहर 2 बजे ऑस्ट्रेलिया से भारत की भिड़ंत होगी। इस महामुकाबले में कांटे की टक्कर होने की उम्मीद है। ऑस्ट्रेलियाई टीम जहां रिकॉर्ड 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन है, तो वहीं भारत 2 बार वर्ल्ड टाइटल जीत चुका है। देखा जाए तो ऑस्ट्रेलियाई टीम में ऐसे प्लेयर्स की फौज है जो इस महामुकाबले में टीम इंडिया की टेंशन बढ़ा सकते हैं। वहीं भारतीय टीम में एक से बढ़कर एक धुरंधर हैं जो किसी भी वक्त मैच का पासा पलट सकते हैं। इसीलिए काफी रोमांचक मुकाबला होने की संभावना है। इस मैच का भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ दुनिया भर के प्रशंसकों को बेसब्री से इंतजार है। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। से खबर है जहां पर बाहला रोड मार्केट की दुकानों में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल देखा गया। आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि मौके पर मौजूद पुलिस बल को आर्मी की मदद लेनी पड़ी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। शुरुआती जांच में सामने आया कि आग टायर की दुकान में शॉर्ट सर्किट होने से लगी थी। तो 2 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। टायर की दुकान में शॉर्ट सर्किट हुई और इसके बाद देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। जैसे ही लोगों को इस घटना की जानकारी मिली, आसपास बड़ी संख्या में लोग भी वहां पर इकट्ठा हो गए और आनन फानन में कोशिश की गई आग पर काबू पाने की। इसके बाद फायर ब्रिगेड को घटना की जानकारी दी गई और फायर ब्रिगेड ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
और प्रतापगढ़ से बड़ी खबर है, दो बहनों की आत्महत्या के मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर और अपडेट बताते चले। छेड़खानी से परेशान दो छात्राओं ने आत्महत्या कर ली थी। मामले में विधायक हरेंद्र नीनामा ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। सरकार से पीड़ित परिवारों को 1 करोड़ के मुआवजे की मांग की गई है। विधायक ने परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी देने की भी मांग की है। इसके साथ ही घटना के निष्पक्ष जांच की भी मांग की गई है, उचित कार्रवाई की भी मांग की गई है। बीजेपी महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष सहित प्रतिनिधि मंडल ने भी इस घटनाक्रम को लेकर जानकारी ली है। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है। तो छेड़खानी से परेशान होकर दो बहनों ने आत्महत्या कर ली थी और अब लगातार ये मामला तूल पकड़ता चला जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन की राह पर नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ इसे लेकर राजनीति भी गरमाने लग गई है। राजनीतिक रूप लेते हुए ये मामला नजर आ रहा है, जब विधायक खुद वहां पर पहुंच चुके हैं और मामले में 1 करोड़ के मुआवजे के साथ ही सरकारी नौकरी सहित उचित कार्रवाई की मांग उनकी ओर से की जा रही है। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि बीजेपी महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष सहित कई प्रतिनिधि मंडल ने भी इस घटनाक्रम को लेकर जानकारी इकट्ठा की है। तो बीजेपी लगातार इस मुद्दे को लेकर पहले ही हमलावर है कि राजस्थान में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। और एक और मुद्दा बीजेपी को मिल गया है। सहयोगी चंचल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंचल, अभी क्या चल रहा है वहां पर? क्या प्रदर्शन जारी है अभी? दो बहनों की आत्महत्या के मामले को लेकर के बीजेपी जरूर आक्रामक रूप अपना चुकी है और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जो हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी यहाँ प्रतापगढ़ से पीपलकुट जाएंगे और जो पीड़ित परिवार है उनसे मुलाकात करके पूरे मामले की जानकारी लेंगे। उसके बाद में आगे की रणनीति तैयार करके और बीजेपी अपना आगे का रुख अपनाएगी। जी चंचल, घर वालों का क्या कहना है? क्योंकि छेड़खानी से दो बहनों ने आत्महत्या कर ली, बेहद शर्मनाक है। क्या इसे लेकर कोई कंप्लेंट दर्ज कराई गई थी? पुलिस की ओर से कार्रवाई नहीं की गई, ऐसी कोई सूचना है क्या? जी बिल्कुल, जो परिवारजन जो है उनका कहना है कि जो मृतक बहनें थी उनको जो 4 जो युवक थे वो काफी परेशान कर रहे थे और इसको लेकर के उन्होंने पीपलकुट जो थाना है वहां पर उन्होंने रिपोर्ट भी दी थी। लेकिन क्योंकि मामला जो है वो माइनर से जुड़ा हुआ होने के कारण पुलिस भी कहीं पुलिस ने भी शिथिलता बरती और इस मामले को थोड़ा सा हल्के में लिया, जिसके कारण से ये पूरी घटना हुई। उसके बाद ये दोनों बहनें अपने घर पे आई थी और उनके परिजनों को भी बताया था। उसी रात को इन्होंने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिससे इनकी मौत हो गई थी। बड़ी लापरवाही यहाँ पर पुलिस की ओर से भी चंचल। अगर समय रहते एक्शन लिया जाता तो शायद ये घटनाक्रम होता ही नहीं, लेकिन अब बड़ा मुद्दा मिल गया है बीजेपी को। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और कोटा से बड़ी खबर है, 20,000 का इनामी वांछित आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस ने आरोपी के पास से हथियार भी बरामद किया है। आरोपी सूरज सिंह खटाना करौली का निवासी है। आरोपी के खिलाफ पहले से 13 मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। नयापुरा थाना पुलिस ने इस मामले पर कार्रवाई की है और पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर पुलिस ने आरोपी सूरज सिंह खटाना को गिरफ्तार कर लिया है। तो कई मामलों में वांछित आरोपी जो लगातार फरार चल रहा था, अब उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। नयापुरा थाना पुलिस ने दबिश देकर 20,000 के इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और जयपुर के असारवा जा रही ट्रेन पर डूंगरपुर के बलवाड़ा रेलवे फाटक पहुंचने पर बदमाशों ने पथराव शुरू कर दिया। अचानक पथराव से ट्रेन में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। पथराव के कारण बोगी के कांच भी टूट गए। गनीमत रही कि हादसे में किसी भी यात्री को चोट नहीं आई। वहीं बिछीवाड़ा थाना अधिकारी मदन लाल और डूंगरपुर रेलवे स्टेशन मास्टर ने घटना को लेकर किसी भी तरह की जानकारी होने से इनकार कर दिया है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर चलती ट्रेन पर अचानक से पथराव शुरू कर दिया गया। जो यात्री ट्रेन के अंदर बैठे हुए थे वो भी डरे सहमे नजर आए। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरीके से पथराव के बाद ट्रेन के कांच वहां पर टूटे हुए नजर आए। खैर, बड़ी राहत की बात यह रही कि किसी भी यात्री को कोई चोट नहीं आई है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो रेलवे के अधिकारी हैं वो इस बात की जानकारी नहीं होने की बात कह रहे हैं। और सिरोही से बड़ी खबर है, अवैध शराब तस्करी पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने पिकअप से 195 कार्टन शराब जब्त किए हैं। तस्करी कर रहे 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो लगातार अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। सिरोही से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अवैध शराब को लेकर एक और बड़ी कार्रवाई
पुलिस की ओर से की गई है और एक पिकअप की जांच की गई तो उसमें से 195 कार्टन अवैध शराब मिले हैं। अब शराब को जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और दोनों तस्करों से लगातार पुलिस पूछताछ में जुटी है। और सवाई माधोपुर में तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी। इस भीषण सड़क हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने प्राथमिक उपचार के बाद तीनों घायलों को जयपुर रेफर कर दिया है। इलाज के दौरान एक युवक की मौत की भी सूचना है। मामले की सूचना स्थानीय पुलिस को दे दी गई है और अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। जोधपुर से बड़ी खबर है। सड़क पर पशु अवशेष मिलने के बाद लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। बासनी के एम्स अस्पताल इलाके में अवशेष मिले हैं। अवशेष मिलने के बाद क्षेत्र में लोग एकत्रित हो रहे हैं और बड़ी संख्या में लोगों में गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। लोग मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। बासनी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर पशु के अवशेष मिले हैं और इसे लेकर अब लोग जांच की मांग पर अड़ चुके हैं। बड़ी संख्या में जैसे जैसे इस जानकारी को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, बड़ी संख्या में वहां पर लोग इकट्ठा होते चले जा रहे हैं और मामले में जांच की मांग और दोषियों पर कार्रवाई की भी मांग की जा रही है। सीकर से बड़ी खबर है। शहीद की अंतिम यात्रा निकाली गई है। शहीद सज्जन सिंह कीचड़ की अंतिम यात्रा निकाली जा रही है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। गांव के रास्ते से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। मांझीपुरा गांव में शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा और बड़ी संख्या में युवा इस तिरंगा यात्रा में शामिल हैं। देशभक्ति के तरानों से पूरा आसमान गूंज रहा है। तो बड़ी संख्या में लोग शहीद को सलामी देने वहां पर पहुंच रहे हैं। अंतिम यात्रा, तिरंगा यात्रा शहीद की, जहां पर एक ओर लोगों की आंखों में आंसू हैं तो वहीं दूसरी ओर दिल में फख्र भी है कि देश के लिए जवान ने शहादत दी। और भरतपुर से मिल रही बड़ी खबर का रुख करेंगे। नासिर जुनैद हत्याकांड में बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। मामले में एक और आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। पुलिस ने आरोपी का फोटो जारी कर इनाम की घोषणा की थी, जिसके बाद ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। नासिर जुनैद हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस को एक और सफलता हाथ लगी है और पुलिस ने एक और इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान पुलिस ने आरोपी अनिल मुल्तान को गिरफ्तार किया। गुरुग्राम के राजीव चौक से ये गिरफ्तारी की गई। फिलहाल पुलिस अब आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। तो नासिर जुनैद हत्याकांड को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसे लेकर लगातार पुलिस की ओर से अभी भी जांच जारी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग ठोस कार्रवाई भी किए जा रहे हैं। और इसी क्रम में एक बदमाश जिसके ऊपर इनाम की घोषणा पुलिस की ओर से की गई थी और उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डीग पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। हत्याकांड में वांछनीय था, वांटेड था। 10,000 का इनाम भी था इस पर। आज इसको गुड़गांव में मुखबिर की सूचना से राजीव चौक बस स्टैंड पर पकड़े गए। ये बस में बैठने की फिराक में था और खुद के गांव जा रहा था। जैसे सूचना हमें सुबह मिली थी कि इतने बजे रवाना होकर जा सकता है, हमने पहले से घेराबंदी कर रखी थी। जैसे ही पहचान हुई, इसको मैंने खुद मौके से और SHO गोपालगढ़ संतोष शर्मा और QRT की टीम ने इसको दबोचा और वहां से पकड़ के और थाना गोपालगढ़ लेके आए। आगे नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं गंगानगर सिटी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कई दिनों से फरार आरोपियों पर कई संगीन मुकदमे दर्ज थे, जिनमें 2 हिस्ट्री शीटर भी शामिल थे। पुलिस लगातार 5 आरोपियों की तलाश में जुटी थी। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इन 5 आरोपियों को बाजार में घुमाकर जुलूस भी निकाला। लोगों ने पुलिस के प्रयासों की सराहना की, साथ ही कहा कि पुलिस की इस मुहिम से आरोपियों को सबक भी मिलेगा। खबर कोटा से है, जहां पर चाकूबाजी मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों गिरफ्तार आरोपियों पर पहले से ही 7 मामले दर्ज हैं। गौरतलब है, आरोपियों ने शमशान घाट के पास एक युवक को 2 अक्टूबर को चाकू और डंडों और सरियों से हमला कर घायल कर दिया था, जिसके बाद घायल युवक का अस्पताल में इलाज किया गया। फिलहाल कुन्हाड़ी थाना पुलिस जांच में जुटी है।
और सुजानगढ़ जिला बनने के बाद लोगों में जश्न का माहौल है। इस दौरान विधायक मनोज मेघवाल ने सुजानगढ़ में धन्यवाद यात्रा निकाली, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। इस दौरान एक जनसभा का भी आयोजन हुआ, जिसमें लोगों ने सीएम का आभार जताया। उधर बाड़मेर के चौहटन में ग्रामीण आबादी भूमि पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। ग्रामीण ग्राम पंचायत पर अतिक्रमण हटाने का दबाव बना रहे हैं। उपखंड अधिकारी के और हाईकोर्ट के आदेशों के बाद पंचायत ने पुलिस जाब्ता मिलने पर अतिक्रमण हटाने की तैयारी की। दरअसल गुमाने का तला पंचायत मुख्यालय पर प्रभावशाली लोगों ने आबादी भूमि पर कब्जा कर रखा है, जिसके बाद ग्रामीणों की शिकायत पर जमीन खाली कराने के लिए उपखंड अधिकारी ने निर्देश दिए। पंचायत है, एएनएम क्वार्टर है, उप स्वास्थ्य केंद्र है, स्कूल है, वाटर वर्क्स परिसर है। इसके आसपास उन लोगों के कब्जे हैं जिनके मकान आबादी में स्वयं के बने हुए। उनने बाड़े और अस्थायी जो है कब्जे कर रखे हैं, क्योंकि सड़क की जमीन है। इसमें एक कब्जा जो है वो वाटर वर्क्स के पास है, मेघदान सनोप मलदान और डूंगरदान सनोप सोनदान। इसको लेकर के कुछ लोग हाईकोर्ट में गए। हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया पीएलपीसी को कि भाई खसरा नंबर 133, 125 और 126, 125 और 26 कुएं हैं। यहाँ इस गांव में सार्वजनिक कुओं के ऊपर भी लोगों ने कब्जे कर रखे हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। रेलवे की तरफ से मिली बूंदी और राज मंडी वासियों को सौगात। 7 अक्टूबर से शालीमार एक्सप्रेस का बूंदी में ठहराव है। वहीं जयपुर एक्सप्रेस अब राज मंडी स्टेशन पर रुकेगी। दरअसल ट्रेन नंबर 20971 उदयपुर शालीमार एक्सप्रेस अब बूंदी स्टेशन पर 2 मिनट रुकेगी। साथ ही रेलवे विभाग ने यात्रियों से अपील की है कि ट्रेन की उचित स्थिति की जानकारी स्टेशन रेल मदद 139 और ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। ट्रेन बूंदी स्टेशन पर सुबह 4:48 पर पहुंचेगी। वहीं जयपुर इंदौर एक्सप्रेस राजमंडी स्टेशन पर रात 1:23 पर इसका ठहराव है। खबर कोटा से है, जहां पर डॉक्टर्स ने जटिल ऑपरेशन कर मरीज को जीवन दान दिया है। मेडिकल कॉलेज के न्यूरो सर्जरी विभाग ने त्रिनाड़ी त्रिशूल यानी कि ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया का RFTA के जरिए सफल ऑपरेशन कर इलाज किया। दरअसल मरीज पिछले 6 सालों से दिमाग की नस में खराबी से चेहरे के दाईं तरफ असहनीय दर्द से पीड़ित था। कई बार इलाज के बाद भी मरीज का दर्द लगातार बढ़ रहा था, जिसे डॉक्टर्स ने रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्राइजेमिनल नर्व एब्लेशन तकनीक से बिना बेहोश किए मरीज को सफल ऑपरेशन कर उसे ठीक कर दिया। यहाँ 6 साल से तकलीफ थी, वो करंट आते थे यहाँ नस में। वो डॉक्टर साहब ने एक इंजेक्शन लगा के इसको ब्लॉक कर दिया और अब मैं स्वस्थ हूँ। 6 साल से लगातार इलाज करवा रहा था, पर इसको दर्द में कोई आराम नहीं आ रहा था। ये मरीज परामर्श से तो आया, तो इसकी बीमारी का जो डायग्नोसिस निकाला हमने वो ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया, इसको हिंदी में त्रिनाड़ी शूल बोलते हैं। मरीज की सहमति के बाद इसका फिर ऑपरेशन का निर्णय लिया। ऑपरेशन भी 2 तरह से होते हैं। एक बड़ा ऑपरेशन होता है जिसमें दिमाग की हड्डी निकाल करके और उसका ऑपरेशन किया जाता है। दूसरा होता है जिसमें उसको ब्लॉक लगाया जाता है, जिसमें बेहोश करने की जरूरत नहीं होती और केवल एक सुई की वजह से उस नस को ब्लॉक कर दिया जाता है। मरीज का इस पद्धति से इसका इलाज किया, जिसको RFTA बोलते हैं। मरीज अभी पूर्णतया ठीक है, दवाइयां इसकी बंद हो गई है। खबरों में आगे बढ़ते हुए सवाई माधोपुर से खबर है, जहां पर 3 दिवसीय मायरा कथा का समापन कर लिया गया है। कथा के दौरान हजारों की तादाद में श्रद्धालु शामिल हुए। कथावाचक राधा कृष्ण महाराज ने मेवाड़ी भाषा में श्रोताओं को कथा सुनाई। महाआरती के बाद प्रसाद वितरण कर कथा का समापन किया गया। और अब खबर दौसा के लालसोट से है, जहां चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के चाहे जितने भी दौरे करा लें, राजस्थान में इनका पश्चिम बंगाल जैसा हाल होगा। बीजेपी के पास तो कैंडिडेट ही नहीं है। जो उम्मीदवार थे वो हार के डर से बैक हो गए हैं। वहीं कांग्रेस की लिस्ट को लेकर प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि जब नवरात्र के शुभ दिन आएंगे तो लिस्ट भी आ जाएगी, पहले बीजेपी की लिस्ट तो आने दो।
देखो पश्चिम बंगाल उदाहरण है, ममता बनर्जी को हराने के लिए पूरी कैबिनेट, मोदी जी 2 महीने तक वहीं पड़े रहे, सारी कैबिनेट पड़ी रही, सारे मुख्यमंत्री, क्या नतीजा निकला बंगाल में? तो बंगाल वाला इतिहास यहाँ दोहराया जाएगा। सरकार की जो योजना है जनहित की योजना है, जिससे लोगों को फायदा पहुँचा है, जो विकास हुआ है, जनता उसको तवज्जो देगी। नहीं कि इन मंत्री तो चले जाएंगे चुनाव के बाद, इनको कौन पूछेगा? यहाँ प्रधानमंत्री 10 बार आ गया, अब तो 20 बार और आएंगे चुनाव 2 महीने में, 20 बार और जाएंगे। बीजेपी के पास कैंडिडेट ही नहीं है, क्या करेंगे? लड़ेंगे नहीं तो। बीजेपी के पास कोई लड़ने वाले ही नहीं है। जन कल्याणी योजनाओं को देखते हुए बीजेपी के जो कैंडिडेट थे सब बैक हो गए, कोई लड़ना ही नहीं चाहता चुनाव। हार के लिए कौन चुनाव लड़ेगा? लिस्ट अभी जल्दी क्या है, बीजेपी की तो आने दो। कोई कनागतों में लिस्टें निकलती है क्या किसी की? नवरात्र आएगी, शुभ दिन आएंगे, अपना आप लिस्टें आ जाएगी। कांग्रेस ने 49 सीटों पर ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए हैं। सादुल शहर सीट पर सुखवंत सिंह बरार ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं, तो वहीं श्रीगंगानगर सीट पर जसवंत सिंह कौर ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। करणपुर सीट पर गुरपाल सिंह ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। संगरिया सीट पर राज कंवल प्रीतपाल ऑब्जर्वर नियुक्त की गई हैं। बीकानेर वेस्ट सीट पर महेंद्र सिंह नेगी ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त हुए हैं, तो वहीं रतनगढ़ सीट पर अलका पाल ऑब्जर्वर बनाई गई हैं। खेतड़ी सीट पर हंजला उस्मानी ऑब्जर्वर के तौर पर। तो ये तमाम लिस्ट आपको दिखा रहे हैं जिनकी नियुक्ति ऑब्जर्वर के तौर पर की गई है। कुल 49 सीटों पर कांग्रेस की ओर से ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए। बड़ी जिम्मेदारी इन सभी के कंधों पर सौंपी गई है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ये लोगों के बीच जाएंगे और फीडबैक लेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी बाबूलाल धाल इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, 49 ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए गए हैं, क्या जिम्मेदारियां दी गई है इन्हें? 49 सीटों पर कई स्टेट्स के हैं इसमें। आवाज पहुंच रही है बाबूलाल? तो शायद अभी आवाज नहीं पहुंच रही है, कोशिश करेंगे क्योंकि कई सारे लोग भी बाबूलाल ऑब्जर्वर के साथ दिखाई दे रहे हैं। उनसे और भी ज्यादा जानकारी लेंगे कि क्या जिम्मेदारियां इनके कंधों पर सौंपी गई हैं, क्योंकि चुनावी साल है और चुनाव अब बेहद नजदीक आ चुके हैं। महज 2 महीने में चुनाव होने हैं, तारीखों की जल्द घोषणा होनी है, जल्द ही आचार संहिता भी लगने वाली, और ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पर सौंपी गई है कि कैसे ये लोगों से फीडबैक लेंगे और वो फीडबैक की रिपोर्ट आला कमान को सौंपी जाएगी, जिस पर और भी कई महत्वपूर्ण फैसले किए जाएंगे। चुनावी साल में लगातार नियुक्तियों का दौर भी जारी है। कांग्रेस की ओर से एक-एक कर कई नियुक्तियां की जा रही हैं और ऐसे में एक और बड़ी नियुक्ति 49-20 सीटों पर ऑब्जर्वर लगा दिए गए हैं। ये वो सीटें हैं जहां पर कांग्रेस के लिए जीत बेहद जरूरी हो जाती है और इन सीटों पर ऑब्जर्वर्स लगाए गए हैं जो लोगों से सीधा जाकर सवाल पूछेंगे, फीडबैक लेंगे, सुझाव लेंगे, कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे, 1-to-1 संवाद भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ग्राउंड लेवल पर अभी पार्टी की मजबूती क्या है। सच्चाई जानना, ग्राउंड लेवल पर स्थिति क्या है, ये जानना बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है आगामी चुनाव में जीत के लिए। और अभी तो कांग्रेस के सामने बड़ा चैलेंज है एंटी इनकम्बेंसी, और ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी से भी पार पाना है। कैसे सत्ता में बने रहें, ये एक बड़ा चैलेंज है कांग्रेस के लिए। मिशन रिपीट, क्योंकि कांग्रेस को यहां पर रिवाज बदलना है। रिवाज कैसे बदलेंगे, इसके लिए खास रणनीति तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि रिवाज रहा है राजस्थान में कि कभी कांग्रेस की सरकार बनती है तो कभी बीजेपी की। हर 5 साल में यहां पर रिवाज रहा है कि सरकार बदल दी जाती है। अब ऐसे में कांग्रेस कैसे खुद की योजनाओं को धरातल पर लाए, कैसे लोगों को ये कन्विंस किया जाए, लोगों को ये बताया जाए कि उनकी जो योजनाएं हैं वो बहुत अच्छी हैं और उन्हीं को वोट दिया जाए। और ज्यादा अपडेट के साथ सहयोगी बाबूलाल धाल इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो ज्यादा जानकारी देंगे। कुछ लोग भी उनके साथ ही मौजूद है। बाबूलाल, 49 ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति, क्या जिम्मेदारी, क्या करेंगे ये सभी आगामी चुनाव में जीत के लिए? जी, इस वक्त मेरे साथ मंत्री गोविंद मेघवाल हैं और साथ में जनरल सेक्रेटरी स्वर्णिम चतुर्वेदी। सबसे पहले स्वर्णिम से पूछ लेते हैं, 49 ऑब्जर्वर लगाए विधानसभाओं में, किस तरह काम करेंगे ये लोग?
देखिए, ये ऑब्जर्वर के साथ साथ चुनाव संचालन करेंगे। फीडबैक अभी तक इन्होंने लेकर के हमारे आला कमान को दिया है कि वहां पे क्या परिस्थितियां हैं। उस परिस्थिति के बाद में अब चुनाव किससे लड़ना है और किस किस को जो है क्या क्या जिम्मेदारी विधानसभा क्षेत्र में देनी है, इसलिए इनको विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी है, जिन विधानसभा क्षेत्रों में हम मानते हैं कि कार्य करना भी आवश्यक है। तो ये संगठन के साथ समन्वय करते हुए प्रत्याशी जिताने का कार्य करेंगे और वहां पे अन्य जो प्रत्याशी जो टिकट के दावेदार थे उनको जो है आगे जिम्मेदारी सौंपेंगे कि उनको अगर वो प्रत्याशी नहीं बनते हैं तो उनको क्या काम देना है। तो मंत्री गोविंद मेघवाल से पूछते हैं, आज विधानसभाओं में ऑब्जर्वर लगा दिए, आपको लगता है ये वहां का जो रियल फीडबैक है वो पार्टी तक पहुंचाएंगे और चुनावी जीत में जो जो चीजें जरूरी होती है उन पे काम करेंगे? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि इस बार जो कांग्रेस जो चुनाव लड़ने जा रही है उसमें बहुत ही गंभीरता से हर चीज का माइनरली ध्यान दिया जा रहा है। हम प्रत्येक जिले में भेजेंगे, ऑब्जर्वर भेजेंगे, पूरा फीडबैक आएगा और उसके बाद जो है एक एक सीट का बहुत ही सही तरीके से निर्णय किया जाएगा। लगता क्या आपको टफ फाइट बताई जा रही है, कांग्रेस के लिए सुकून वाली बात क्या है? क्या आसान है ये मुकाबला? बात यह है कि अशोक गहलोत जी की जो जनकल्याणकारी योजना है उसके सामने भारतीय जनता पूरी तरह से बौखला गई है। आप देख रहे हो कि उनके कार्यालय पर जबरदस्त जो है आपस के अंदर कार्यकर्ताओं में फूट है, कैंडिडेट्स को लेके झगड़े हैं, दोनों मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो इस बार बिल्कुल जनता का मानस बन चुका है कि एक तरफा जो है अशोक गहलोत जी की योजना है और जो केंद्र सरकार की गलत नीति है उसके विरुद्ध में कांग्रेस को वोट करेंगे और भारी बहुमत के साथ में कांग्रेस को जिताएंगे। ईआरसीपी पर आज बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है। आपने ईस्टर्न राजस्थान के जो तमाम बड़े कद्दावर नेता उनको बुलाया, साथ ही कोर कमेटी के आपके जो नेता है वो मंथन करेंगे। किस तरह का प्लान है बीजेपी को घेरने का ईस्टर्न राजस्थान में? देखिए, ईस्टर्न राजस्थान के अंदर आपको भी पता है कि वहाँ पेयजल की प्रॉब्लम है, सिंचाई की प्रॉब्लम है। ये खुद मुख्यमंत्री अपने जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थे उस वक्त मोदी जी और वसुंधरा जी ने दोनों ने घोषणा की थी कि हम ईआरसीपी के अंदर जबरदस्त राशि दे करके और यहाँ ईस्ट कैनाल जो है प्रोजेक्ट लाएंगे, लेकिन ये नहीं लाए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को कि करीब 14,000 करोड़ रुपए जो है राशि आवंटन की है, काम भी शुरू हो रहा है और साथ में ही ईआरसीपी में हम लोग यात्रा करके उनको आगाह कराएंगे कि केंद्र सरकार आए दिन झूठ बोल करके और जो योजनाओं को बड़ी बड़ी ईस्ट कैनाल जैसी योजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल देती है और कांग्रेस पार्टी स्टेट में होते हुए भी हम लोग इतनी बड़ी योजनाओं के लिए भगीरथ गंगा लेकर के आए थे। क्या अशोक गहलोत ईआरसीपी लेकर के आएंगे? कह रहे हैं कि मैं अपने दम पर इसे पूरा कराऊंगा। क्या लगता है हो जाएगा ये सपना पूरा? अगर सेंटर आपको असिस्ट नहीं करता है, सहयोग नहीं करता, तो किस तरह से फिर आगे बढ़ेंगे? सिर्फ चुनावी मुद्दा बन के रह जाएगी योजना? देखिए, आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं। मुख्यमंत्री जी ईस्ट कैनाल को हर तरह से जो है पूर्ति करेंगे, ठीक है, और ईस्ट कैनाल के अंदर बिल्कुल गंभीर हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प करे या ना करे, लेकिन मुख्यमंत्री जी इस वायदे को पूरा करेंगे। ममता भूपेश भी जुड़ रही हैं जो इस बैठक का हिस्सा। ममता भूपेश, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए कितना बड़ा मुद्दा और किस तरह से आप इसे चुनाव में लेकर के जाने वाले? आज बड़ी बैठक आज जो हो रही है। देखिए, ये हमारे लिए मुद्दा नहीं है, 13 जिलों की जनता के लिए मुद्दा है। और प्रधानमंत्री जी जो इस देश के प्रथम सेवक अपने आप को कहते हैं, जो बोल के गए, अपनी बात कह के गए और फिर मुकर गए उस बात से, ये आम जनता 13 जिलों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है और कांग्रेस इस मुद्दे के साथ में आम जनता के साथ जुड़ के इस मुद्दे का हल करना चाहती है। क्या एक बड़ी यात्रा की तैयारी हो रही? कब से यात्रा शुरू होने जा रही? आप लोगों की तैयारी क्या है? जब आपके इलाके में ये यात्रा आएगी तो किस तरह से जनसैलाब उमड़ेगा और इसको रेस्पॉन्स देंगे आप लोग? देखिए, हम तो कांग्रेस पार्टी को पूरी कोई रेस्पांस मिल रहा है पूर्वी राजस्थान में, और आप देखिएगा जिस तरह से पिछली बार पूर्वी राजस्थान में बहुत अच्छे बहुमत से कांग्रेस के विधायक जीते थे, इस बार भी जीतेंगे। और ये यात्रा, कांग्रेस की कोई भी यात्रा आएगी, ईस्टर्न राजस्थान का एक एक कार्यकर्ता उसका स्वागत करेगा। क्या आपको लगता है ईआरसीपी सबसे बड़ा मुद्दा होगा ईस्टर्न राजस्थान में और ये आपके यानी कांग्रेस के की झोली को वोटों से भर सकता है और फतेह करा सकता है ईस्टर्न राजस्थान को? पिछली बार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था पार्टी का, क्या वो बरकरार रहेगा इस बार के इलेक्शन में भी? निश्चित बरकरार रहेगा, उल्टा बढ़ेंगी सीटें। और ये मुद्दा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत मुद्दे हैं। राजस्थान की सरकार ने जो सभी जिलों के लिए पूर्वी राजस्थान में विभिन्न काम किए, कॉलेजें बनाई, सड़कें बनाई, स्कूल्स खोले, महंगाई राहत कैंप से लोगों को राहत दी, इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी मंत्री ममता भूपेश जो कह रही थी कि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का ईस्टर्न राजस्थान में बहुत बड़ा मुद्दा है और
आम जनता से इसको कनेक्ट कराया जाएगा और लोगों के दिलों से इसको जोड़ने की कोशिश होगी। और जिस तरह से पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस की आंधी चली थी पिछले चुनाव में, ठीक उसी तरह की तैयारी इस मर्तबा भी कांग्रेस पार्टी की है। और कांग्रेस आज बड़ी बैठक कर रही है, नेताओं के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। सीपी जोशी आ गए हैं, प्रसादी लाल मीणा आ गए, ममता भूपेश आ गई है, गोविंद मेघवाल आ गए, और भी कई नेता इस वक्त पीसीसी वॉर रूम में मौजूद हैं, जहां पर वो मैराथन बैठक करेंगे। और जो 13 जिले हैं वहां पर किस तरह से कांग्रेस पार्टी यात्रा निकाले, वहां की जनता से कैसे जुड़ाव पैदा करे और इस मुद्दे को चुनाव में जोर शोर से उठा करके और मतदाताओं को अपने नजदीक ला करके चुनाव फतेह करे, यानी चुनावी वैतरणी पार करने के लिए ईआरसीपी बहुत ही संवेदनशील मामला है और इसकी गूंज चुनाव तक सुनाई पड़े, इसके लिए हर वर्ग को साथ जोड़ने की एक कोशिश कांग्रेस पार्टी शुरू कर रही है। और माना यह जा रहा है कि अगले 1-2 दिन बाद में ये जो चुनावी यात्रा है उसमें ईआरसीपी का जोर शोर से जो है पार्टी प्रचार करेगी, ईआरसीपी पर भावनात्मक तौर पर लोगों को जोड़ने की कोशिश करेगी और हर वर्ग को यही एहसास कराया जाएगा कि ईआरसीपी ही वो संजीवनी है जो ईस्टर्न राजस्थान को आने वाले दिनों में राहत दे सकती है, पानी दे सकती है, सिंचाई की सुविधाएं मुहैया करा सकती है। इसलिए ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को सबसे बड़ा चुनावी इश्यू के रूप में खड़ा करने के लिए कांग्रेस पार्टी आज बड़ी बैठक कर रही है। और इस बैठक में क्या फैसले होंगे ये तो उसके बाद ही पता चलेगा, लेकिन एकजुटता भी दिखानी पड़ेगी तमाम नेताओं को, क्योंकि सचिन पायलट, अशोक गहलोत समेत तमाम जो बड़े नेता जब यात्रा करेंगे इस इलाके में, रैलियां निकालेंगे, तब सब एक मंच पर जमा होंगे, तब कहीं जाकर वहां के मतदाताओं को एहसास होगा कि ईआरसीपी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी चुनाव में एकजुटता का प्रदर्शन करके ही उनके सपनों को कामयाब कर सकती है, ईआरसीपी ला सकती है और केंद्र पर दबाव बना सकती है। क्योंकि पिछले 5 साल में एक बड़ा मुद्दा तो बनकर उभरता रहा ईआरसीपी, लेकिन केंद्र पर दबाव नहीं बन पाया और न ही मध्य प्रदेश की सरकार को राजस्थान से कोई संवाद हो पाया। इस वजह से मामला जस का तस बना रहा है, स्थितियां वैसी की वैसी हैं और इस वजह से जो है देखिएगा नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। अमीन कागजी आए हैं, उनके साथ में ललित तूनवाल हैं और एक एक करके और पीसीसी वॉर रूम में नेता आ रहे हैं और सब लोग जो हैं वो अपने सुझाव भी देंगे, बाबूलाल, राय भी देंगे। बैठक बड़ी होने वाली है, नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी और तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी जिसे लेकर बीजेपी को कांग्रेस घेरेगी। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि ईआरसीपी इस बैठक में एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है जिसे लेकर बीजेपी को घेरने की तैयारी कांग्रेस की ओर से की जानी। अब देखना है कि चुनाव तक ये मुद्दा बरकरार रह पाता है या नहीं। बहुत शुक्रिया बाबूलाल आपका तमाम जानकारियों के लिए।